Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 1, Introduction. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will see the meaning of interpretation of statute, object of interpretation, classification of statutes, General Clauses Act 1897, overview of its important provisions and important definitions. So let's get started. What is statute? So the statute is defined as the written will of the legislature, means the legislative authority of the country, that is Parliament of India. Whatever they are writing or whatever will be the law of the country will be known as statute. So specifically constitution ने statute word को define नहीं किया है, but they have defined the term law and it includes any ordinance, order, rule, regulation, notification and the like. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिससे कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट सीक टू असर्टन द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर. की जो लॉ है उसका मीनिंग समझने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन. तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट. जहाँ पे अनएम्बिग्यूअस वर्ड है वहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. एम्बिग्यूअस मतलब वेग, तो अनएम्बिग्यूअस मतलब स्ट्रेट, जिसका प्रॉपर मीनिंग है जो हमको क्लियरली समझ रहा है, तो वहाँ पे देन देर इज़ नो नीड ऑफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. पर जहाँ पे कोई ऐसा टर्म है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं एंड उसका एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, तो वहाँ पे प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड और टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट. नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. जैसे कि हमने देखा कि जहाँ पे एक सिंगल वर्ड है देन देर इज़ नो नीड, मतलब वर्ड का अगर कोई सिंगल मीनिंग है तो. बट अगर मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, अगर हर एंगल से देखने पे कुछ अलग मीनिंग निकलता है, तो फिर वहाँ पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत गिरती है. लॉ बनाना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैट्यूट मेकिंग एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करना, ये दोनों दो अलग चीज़ें हैं, इसकी दो अलग एजेंसीज है. तो इंटरप्रिटेशन इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन द टू. Lord Denning in Seaford Court Estates Limited observed that, क्या बोला था उन्होंने, English language is not an instrument of mathematical precision. It would certainly save the judges from the trouble if the Act of Parliament were drafted with divine precision and perfect clarity. अगर एक्ट में जो वर्ड्स है वो डिवाइन प्रिसीशन मतलब प्रॉपरली विथ परफेक्ट मीनिंग या परफेक्ट क्लैरिटी के साथ लिखे गए तो फिर जज को कोई ट्रबल नहीं है. बट इन दी एब्सेंस, अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो जब केस चल रहा है तब जज ये नहीं बोल सकता है कि कम्प्लीटली ड्राफ्टमैन की गलती और अब हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे या वी डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोविजन, तो फिर वहाँ पे जजेस नीड टू वर्क ऑन द कंस्ट्रक्टिव टास्क ऑफ फाइंडिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि किस इंटेंशन से ये प्रोविजंस बनाए गए थे. एंड ही मस्ट डू दिस नॉट ओनली फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट but also from a consideration of the social conditions which gave rise to it. ये provisions को बनाते टाइम पे किस conditions ने इस provisions को लाया है, so what was the intention and of the mischief which it was passed to remedy. तो ये सब consider करके जज को एक proper interpretation करना पड़ेगा to understand the perfect or the right meaning of the word. So the process is more legalistic and makes more intensive use of the legal technique in statutory interpretation. Classification of statute. So अलग अलग बेसिस पे स्टैट्यूट को क्लासीफाई किया गया है. तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दैट इज टेम्पररी स्टैट्यूट एंड परमानेंट स्टैट्यूट. अब टेम्पररी मतलब क्या, जिसका ऐसा लॉ जिसका पीरियड ऑफ वैलिडिटी फिक्स्ड है. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस एक्ट को हम टेम्प्रेरी एक्ट बोलेंगे क्योंकि वो एवरी ईयर पास किया जाता है. बट परमानेंट स्टैट्यूट क्या है, जिसका टाइम फिक्स नहीं है, इट विल कंटिन्यू टिल द एंड. बट ऐसा नहीं है कि इट इज़ इम्यूटेबल. अगर हम चाहे, इफ़ द पार्लियामेंट, इफ़ द गवर्नमेंट थिंक्स सो, देन इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड और कैन बी अमेंडेड. जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया, इट वॉज पहले वो कंपनीज एक्ट 1956 था, परमानेंट है, बट फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत लगी, कुछ चेंजेस की ज़रूरत लगी, तो देन इट वाज चेंज्ड बाय एंड द न्यू कंपनीज एक्ट केम इनटू फोर्स इन 2013. सो ये हो गया टेम्पररी और परमानेंट. बी है क्लासिफिकेशन विथ रेफरेंस टू मेथड. तो एक हो गया
मैंडेटरी, इम्परेटिव या ऑब्लिगेटरी स्टैट्यूट। मतलब ये मैंडेटरी लॉ है तो मतलब कोई पर्टिकुलर टास्क को किसी पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करना, अगर ऐसा कुछ दिया है तो देन इट इज़ अ मैंडेटरी लॉ। यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस रहेगा। एंड डायरेक्टिव लॉ मतलब क्या, कुछ एक्ट करना चाहिए, सम एक्ट इज टू बी डन बट इट डज नॉट कंपेल टू डू सो, मतलब देर इज नॉट कंपल्शन टू डू द एक्ट, देन इट विल बी डायरेक्टिव लॉ। मतलब वो डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, बट कंपल्सरी या मैंडेटरी या इम्परेटिव नहीं है वो। क्लासिफिकेशन विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट तो है कोडिंग स्टैट्यूट। कोडिंग मतलब क्या, यहाँ पे वेरियस लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट या जो पहले के प्री एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे, जनरल लॉज थे, वो सबको उस सब्जेक्ट में मेंशन किया गया। पर्पस ऑफ कोडिंग लॉ इज टू प्रेजेंट अ सिस्टमैटिक एंड ऑथोरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ। तो बेसिक पर्पस क्या है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। फिर है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। कंसोलिडेटिंग मतलब क्या, वो टॉपिक से रिलेटेड सारे स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट्स, प्रोविजंस, लॉज, उसके पहले के जो लॉज है, अर्लियर लॉज, ऑल आर कंपाइल्ड टुगेदर एंड अ कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट इज ब्रॉट। तो इसका एक एग्जाम्पल है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऑल प्रीवियस लॉज प्रोविजंस। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। फिर है डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट, मतलब इट टेक्स अवे द डाउट ऑफ ऑर्डिनरी और लीगल लॉ। मतलब अगर हमको लग रहा है कि कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है तो फिर यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग देना इज डिक्लेरेटिव। सिर्फ अगर हमने एक्सप्रेशन यूज कर दिया इट इज डिक्लेयर्ड दैट, सो दैट इज नॉट नेसेसरीली अ डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट, विल हैव टू प्रूव इट। तो इसके जो इफेक्ट्स है वो रेट्रोस्पेक्टिव रहेंगे। बट अगर पहले ही कोई केस हो चुका है एंड द ऑर्डर हैज़ बिन पास्ड, तो फिर जो न्यू चेंजेस आए हैं उसके बेसिस पे यू कैन नॉट अगेन रीओपन द केस और फाइल द अपील। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1885। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स 61 के प्रोविजन से हमने कोई केस फाइल किया था एंड नाउ द ऑर्डर हैज़ बिन पास्ड, यू गॉट द रिजल्ट, and then the Income Tax Amendment Act 1885 came into picture. It may have retrospective effect but then you cannot reopen the case. So then उसके बाद है remedial statute. Remedial is a law by which a new remedy is provided. For example, इसका पर्पज़ ये है कि कोई अगर लॉ है to enforce that in a correct way or to rectify any mistake or defect of previous law, a remedial statute act कम्स इन टू पिक्चर, जहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर कोई डाउट है, कोई फेवर करना है अगेंस्ट एनी पर्सन, सो ऑल दिस कैन बी डन इन रेमेडियल लॉ। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1924, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट। फिर है एनेबलिंग स्टैट्यूट। Now this is a law that extends the common law to where it is limited. अगर कोई एक्ट है which is illegal then it has the power to legalize the act। मतलब ये एक लॉ है where it is necessary to get the work done for the purpose of legislature। तो enabling legislature क्या करता है, it provides for making rules, powers etc for carrying out for the purpose of the act। So the rules deal with the number of specific enumerated matters। अब दूसरा है डिसएबलिंग स्टैट्यूट, मतलब इट रेस्ट्रिक्ट्स और एब्रोगेट्स या फिर इट रिपील्स, इट कैंसल्स अ राइट ऑब्टेन अंडर ऑर्डिनरी लॉ। एनेबलिंग में क्या देखा था हमने कि किसी वर्क को विच वॉज नॉट अलाउड, इट हैज़ द पावर टू एनेबल इट कंसिडरिंग द लॉ एंड कंसिडरिंग द पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट। और डिसएनेबलिंग क्या हो गया कि हम किसी एक्ट को जो पहले चल रहा था विच वॉज अलाउड प्रीवियसली, हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज डिसएनेबलिंग एक्ट। मतलब ये एक्ट क्या कर रहा है, कॉमन लॉ राइट को डिसेबल कर रहा है। डिसेबलिंग कॉमन
law, right. Penal statute is the law that punishes certain actions or wrongs. मतलब यहाँ पे क्या है, penalize करने वाला act है, which has the provisions of punishment, which contains provisions of punishment. जैसे कि इंडियन पेनल कोड 1860 हो गया, आर्म्स एक्ट 1959. तो यहाँ पे डिसओबे द लॉ, जिसने भी लॉ डिसओबे किया है उसको पनिश करने के प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइन, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इम्प्रिजनमेंट, डेथ, ये सब इसमें मेंशन किए गए हैं. फिर है टैक्सिंग और फिजिकल स्टैट्यूट. अब टैक्सिंग लॉ मतलब क्या, जो पर्सन पे, कंट्री के इंडिविजुअल्स पे टैक्स इम्पोज करता है, दोज टाइप ऑफ लॉज आर इंक्लूडेड इन टैक्सिंग स्टैट्यूट. जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट हो गया या पर्सनल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया. सो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर टैक्सिंग लॉज. एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट. एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट मतलब लॉ दैट एक्सप्लेन्स लॉ. कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो किसी दूसरे लॉ को एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रॉयल माइंस एक्ट 1686 was passed to encourage the mining of certain baser metals, while Royal Mines Act 1693 was passed for better interpretation of the former act. तो पहले क्या था, रॉयल माइंस एक्ट 1686, उसके बाद वापस 1693 में सेम एक्ट पास किया गया टू बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द अबव फॉर्मर एक्ट. अमेंडिंग स्टैट्यूट. अभी कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम अमेंड किए जाते हैं या उसमें कुछ रेक्टिफिकेशंस लाए जाते हैं. तो अमेंडिंग लॉ को हम ये नहीं बोल सकते कि जो पहले का लॉ है वो रिपील हो गया या कैंसिल हो गया. सिर्फ जो लॉ है वो अमेंड होता जाता है, अपडेट होता जाता है. फिर उसके बाद है रिपीलिंग स्टैट्यूट. अभी रिपीलिंग मतलब जो कैंसिल हो गया. कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि पहले वो प्रीवियसली एनेक्ट किए गए थे बट अब वो कैंसिल किए गए एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली. अब जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसके पहले क्या था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. तो पहले क्या था, कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, सीआरपीसी 1898 था. फिर उसके बाद आया सीआरपीसी 1973. तो 1973 वाला जो एक्ट है उसको हम रिपील्ड एक्ट बोलेंगे क्योंकि उसने 1898 के कोड को रिपील किया है. क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैट्यूट. Curative law is one which is passed to cure a defect in the previous law or to validate the legal process. मतलब अगर पहले किसी लॉ में कुछ डिफेक्ट है तो टू क्योर दैट क्यूरेटिव लॉ पास किया जाता है. सो दैट विल कम अंडर क्यूरेटिव स्टैट्यूट. कि पहले जो लॉ है मे बी उसके प्रोविजंस को उसके बाद वॉइड किया जाएगा या टू प्रूव उसके इल इफेक्ट्स या वेदर इट इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट. सो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, अगर किसी लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए या उससे होने वाले पब्लिक हार्म्स को रोकने के लिए अगर कोई दूसरे एक्ट में क्यूरेटिव प्रोविजंस है, करेक्टिव प्रोविजंस है, तो देन इट विल बी क्यूरेटिव स्टैट्यूट. इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि पहले के जो प्रोविजंस है उसको इलीगल प्रूफ करके न्यू प्रोविजंस को लॉ में लाना, तो क्योर दी प्रीवियस प्रोविजंस और प्रीवियस डिफेक्ट्स. दिस इज क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैट्यूट. Now the General Clauses Act 1897 concepts. The first concept here is preamble. So what is preamble? हर एक्ट का preamble होता है जिसमें एक्ट के provisions. So mainly preamble consists of scope, object and purpose of the act. तो हर एक्ट में एक प्रिएम्बल रहेगा जिसमें मेनली स्कोप, ऑब्जेक्ट और पर्पस रहेगा. तो इसका मेन काम क्या है प्रिएम्बल का, कि वो बताता है कि किस इंटेंशन से लॉ मेकर ने ये लॉ को बनाया था. अगर लॉ समझने में कोई एम्बिग्विटी है, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग, तो हम प्रिएम्बल देखेंगे. क्यों? ताकि हम समझ पाए कि क्या इंटेंशन था इस लॉ को बनाने के पीछे का, इस एक्ट को बनाने का पीछे का, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द प्रोविजंस इन अ बेटर मैनर. अब सेकेंड टर्म है एक्ट. एक्ट इज अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट. अभी एक्ट क्या है, पहले एक बिल होता है एंड व्हेन इट इज पास्ड और व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स अ एक्ट.
जब बिल ड्राफ्ट होता है देयर इज अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल पुट इन द फॉर्म विच इज देन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर बाद में प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद एक्ट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। इफ यू वांट द एग्जांपल ऑफ प्रियम्बल ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। मतलब हमको इसमें क्लियरली समझ गया कि इस एक्ट का काम क्या है, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। फिर एक्ट में क्या दिया है, अभी जैसे कि कंपनीज बिल 2012 हो गया, फिर लोकसभा में वो पास हुआ 18/12/2012 में, राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 और फिर प्रेसिडेंट ने अलाउ किया 29 अगस्त 2013। तो फिर वो कंपनीज एक्ट 2013 हो गया और गैजेट में वो नोटिफाई किया गया 30 अगस्त 2013 को। डेफिनेशन, हर एक्ट में डेफिनेशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिफाइन किया जाता है। यूजुअली वो सेक्शन 2 में किया जाता है या सेक्शन 3 में या किसी किसी एक्ट में फर्स्ट सेक्शन में ही किया जाता है। जैसे कि जनरल क्लॉज एक्ट में डेफिनेशंस को सेक्शन 3 में डिफाइन किया है, अदरवाइज मोस्टली बहुत सारे एक्ट्स में सेक्शन 2 में किया जाता है। फिर है प्रिलिमिनरी मतलब सेक्शन 1। यहाँ पे ये एक लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ पे नॉर्मली एक्ट का शॉर्ट टाइटल होता है, कमेंसमेंट डेट होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है कि एक्ट अप्लाइज टू होम व्हाट एक्सेट्रा। और शॉर्ट टाइटल मतलब क्या, नेम ऑफ द एक्ट। जैसे कि इस एक्ट का नेम क्या था, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, तो ये हो गया शॉर्ट टाइटल and it is defined in section 1 subsection 1. So these were few important concepts of the General Clauses Act 1897. Now let's see the definitions. So सबसे पहला definition है act, defined under section 3 subsection 2. Act means an offense or a civil wrong. अब इसमें it includes series of offense, एक से ज़्यादा offenses and words which refer to acts done extend only to illegal omissions. It includes a series of acts मतलब बहुत सारे acts and words which refer to acts done extend also to illegal omissions. फिर है affidavit को डिफाइन किया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में। Affidavit shall include affirmation मतलब yes, to say yes, and declaration और कुछ डिक्लेयर करना। shall include in the case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing। मतलब एफिडेविट का कोई डेफिनेशन नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है, इट shall include affirmation and declaration। तो यहाँ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन और दूसरा इन केस ऑफ पर्सन अलाउड अफर्मिंग और डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। ठीक है। फिर है डॉक्यूमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 18। तो डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स मैटर रिटर्न, expressed or described, letters, important letters, records, statements, etc. फाइनेंशियल ईयर, जिसे हमारा कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, वैसे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 21। गुड फेथ 3 सबसेक्शन 22। गुड फेथ मतलब a thing shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not। गुड फेथ में कोई चीज़ की गई है कब मानी जाएगी, जब वो ऑनेस्टली की गई है। तो गुड फेथ के अलग अलग एक्ट में डिफरेंट मीनिंग्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये डेफिनेशन दिया है।
The above definition may be applied only if there is nothing repugnant in subject or context, and if that is so, the definition is not applicable. Next term है immovable property. Section 3 subsection 26. Immovable property shall include. So again यहाँ पे inclusive definition is shall include. So it will include land, to benefits arising out of land, benefits to arise out of land. Number 3, things attached to the earth. Number 4, permanently fastened to anything attached to the earth. Building. Example दे रही हो. Permanently fastened to anything attached to the earth. अब ट्रीज को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे बिकॉज ट्रीज आर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, राइट, एंड अटैच्ड टू द लैंड. और अगर टिम्बर है तो हम उसको इमूवेबल नहीं मानेंगे क्योंकि इट इज नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ. बिल्डिंग्स आर परमानेंटली अटैच्ड, तो बिल्डिंग्स आर इमूवेबल प्रॉपर्टी. लैंड इज इमूवेबल, सो बिल्डिंग्स आर इमूवेबल. अब मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टीज विच आर नॉट इमूवेबल आर मूवेबल. सिंपल. Defined under 3 subsection 36. Then there is a definition of offense 3 subsection 38. Offense shall mean an act or omission made punishable by any law for the time being in force. कोई ऐसा act या omission which is punishable under the act, then that is offense. Official Gazette defined under 3 subsection 39. Official Gazette or Gazette shall mean, point number 1, the Gazette of India. Point number 2, official gazette of a state. So this is the definition. So these were few important definitions of General Clauses Act 1897 and few important concepts as well. So I hope you understood the introduction of interpretation of statute. We have covered the meaning of interpretation, object, why the interpretation was brought into picture. We saw the definition, classification of statute on the basis of 3 different classifications, the General Clause Act 1897, the important provisions in it, and the important definitions. So I hope you understood. Thank you.